तो न्यूक्लियर रिएक्शंस पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पहले एक ग्राफ देखते हैं जो कि टाइम वर्सेस एन का ग्राफ है। कल हमने जहां अपनी इक्वेशन को खत्म किया था ना, ये ग्राफ वहीं से हमें शुरू करवाती है। हमारी इक्वेशन कल की क्या थी? इफ यू डू रिमेम्बर, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये हमारी कल की इक्वेशन थी। अब देखो ये ग्राफ क्या है ना, ये ग्राफ एन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, एन वर्सेस टाइम का ग्राफ मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एन की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है ये उसको डिपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो पहला वाला ग्राफ देखेंगे हम, ये वाला, ये किसको डिपेक्ट कर रहा है? इस वाले चीज को। जब टाइम जीरो था मेरा, इस पॉइंट पे मेरा टाइम क्या है? टाइम जीरो। इस पॉइंट पे जब मेरा टाइम जीरो था तो मेरे पास एन नॉट न्यूक्लियस थे। टी इज इक्वल टू जीरो पे एन इज इक्वल टू एन नॉट था, हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर ये धीरे 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 डिक्रीजिंग ग्राफ बना, और ये देख रहे हो यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ये इनफाइनाइट तक ऐसे एक्सटेंड करते जाएगा। मींस जब एन की वैल्यू जीरो हो रही होगी ना, तब टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही होगी। तो ये ग्राफ इस चीज को डिपेक्ट कर रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पर दो पॉइंट आपको मिलते हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक हाफ लाइफ को बताता है, एक एवरेज लाइफ को बताता है। ये टी एच जो है आपका, ये हाफ लाइफ है, ये है हाफ लाइफ। ये टी ए क्या है? ये है आपकी एवरेज लाइफ। तो देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब मेरे एन की वैल्यू एन नॉट बाई टू हो गई थी, यानी कि मेरे जो न्यूक्लियस थे वो आधे बचे हुए थे बस। एन नॉट से स्टार्ट किया था हमने, एन नॉट बाई टू बचे। उस टाइम पर जो हमारी टाइम की वैल्यू होती है उसको हम लोग हाफ लाइफ से डिनोट करते हैं। बाकी दो केसेस और एक्स्ट्रा लेते हैं हम लोग, एक 63% का केस, एक 37% का केस। ये दोनों केस आपको ग्रेजुअली आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा कि ये दोनों केस कहाँ से आते हैं। ठीक है, अभी बेसिक ये ग्राफ है। ये जो दूसरा ग्राफ है एन डैश इज इक्वल टू एन नॉट वाला, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। आप बस इस वाले ग्राफ को फोकस कीजिएगा, जो ये डाउनफॉल हो रहा है। और ये डाउनफॉल किस तरीके से हो रहा है? कई बार एग्जामिनेशन में ग्राफ पूछ लेता है कि ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करके बताइए। ठीक है, तो ये इक्वेशन का ग्राफ है। अच्छा, एक चीज और कभी कभी एग्जाम में पूछता है, वो होता है कि जब ये वाला इक्वेशन लॉग फॉर्म में होता है ना, देखो ये तो हमने फाइनल इक्वेशन बनाया था, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, एक इक्वेशन था लॉग फॉर्म में भी था, लोगैरिथम वाले फॉर्म में इक्वेशन क्या था आपका? अगर इसको बैक रिवर्स करें तो एन बाई एन नॉट बन जाएगा इज इक्वल टू ई के पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या आएगा? एल एन, सॉरी, एल एन एन माइनस एल एन एन नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस, सॉरी, इक्वल टू सिर्फ लैम्डा टी, इक्वल टू लैम्डा टी माइनस लैम्डा टी। ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में आता है। कैसे y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में आता है? ये देखो, अगर मैं एल एन एन इसको इधर करूं, इस वाले टर्म को उधर फेंक दूं, तो ये बन जाएगा माइनस लैम्डा टी प्लस एल एन एन नॉट। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये जो मेरा n है वो क्या है? ये वो वेरिएबल है, तो क्या मैं इस एल एन एन वाले टर्म को y बोल सकता हूं? इस एल एन एन नॉट को मैं c बोल सकता हूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, n नॉट की वैल्यू मुझे पता होती है। ये जो t वाला टर्म है इसको क्या मैं x बोल सकता हूं, और ये जो माइनस लैम्डा है इसको मैं m बोल सकता हूं। तो ये क्या बन जाता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन जाता है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ये एल एन एन वर्सेज टी का ग्राफ बनेगा, और वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा। ठीक है, हाँ सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा, माइनस लैम्डा है, यानी कि इसका जो स्लोप है, वो स्लोप कितना है? स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन रहा होगा। तो दोनों ही ग्राफ याद रखिएगा, जो ये वाला ग्राफ है, ये जो कर्व वाला ग्राफ है, एन नॉट वर्सेस टी का ग्राफ, और ये जो दूसरा ग्राफ मैंने आपको समझाया लॉग के टर्म में, एल एन एन वर्सेस टी का ग्राफ। दोनों ही ग्राफ इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार एग्जाम में दोनों ही ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मेरा डीके है, रेडियो एक्टिविटी डीके, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है।
तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, क्लियर है ये चीज सबको? किसी को कोई डाउट ग्राफ में? सर फर्स्ट वाला ग्राफ वापस बताओ। हाँ, एक सेकंड। ये देखो, ये ग्राफ क्या कह रहा है ना, ये इसका ग्राफ है। रेस करके दोबारा समझाता हूँ। देखो, ये इस चीज का ग्राफ है, ठीक है। जब हम लोग इस चीज का एजम्पशन बना रहे थे तो हमने क्या कहा था कि जब मेरा टाइम t इज इक्वल टू 0 रहा होगा तो n की वैल्यू क्या रही होगी, n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। पहला पॉइंट उसी पॉइंट को डिपिक्ट कर रहा है। जब मेरी n की वैल्यू मैक्सिमम है, n नॉट के बराबर है, तो मेरा टाइम का ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस कितना पे है, 0 पे है। तो जब टाइम 0 है तो n की वैल्यू n नॉट है। अच्छा, फाइनल कंडीशन मैंने क्या बताया था कि जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तब जाकर के पूरा 100% कंप्लीट डिके हो जाएगा और n की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ देखो, ये देख रहे हो, ये ग्राफ ऐसे इनफाइनाइट तक कंटिन्यू होता है। अगर कभी भी आपको ग्राफ में इन्फिनिटी चीज को शो करना है ना, तो मैं, अगर मुझे मान लो इस ग्राफ को बताना है कि ग्राफ इनफाइनाइट पे जाकर टच करेगा इसको, तो मैं इसको ऐसे यहां तक छोड़ दूंगा। इसका मतलब कि ये अभी टच भी नहीं कर रहा है, पर कभी ना कभी ये गिरते 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 टच करेगा। वो कब करेगा, इनफाइनाइट पे करेगा, पर मैं इनफाइनाइट को देख नहीं सकता हूँ, तो ऐसा छोड़ देता हूँ यहाँ तक। तो ये ऐसे ऐसे गिरते गिरते कभी ना कभी इनफाइनाइट पे टच करेगा। यही सीन यहाँ पे भी है। इसको यहाँ तक छोड़ दिया गया, मतलब कि कभी ना कभी जाकर के इनफाइनाइट को टच कर रहा होगा ये। तो ये इसका सेकंड वाला केस, दो केस डिपिक्ट किया गया। अच्छा, बीच में एक और केस होता है हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ का। हाफ लाइफ मैंने क्या बताया कि t इज इक्वल टू समथिंग पर, t इज इक्वल टू टी एच पर जो n की वैल्यू है ना वो n नॉट बाई 2 हो जाएगी। मींस जितने से मैंने स्टार्ट किया था उसके आधे न्यूक्लियस ही अब एक्टिव बचे हैं। अगर मैंने 100 न्यूक्लियस से स्टार्ट किया था, 50 डीके हो चुके हैं, 50 ही एक्टिव न्यूक्लियस बचे हैं। तो ये वो टाइम होता है टी एच का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है ये अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि हाफ लाइफ एग्जैक्टली निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसी फॉर्मूला में ना बस कुछ करना नहीं होता है। ये जो n है ना, n की वैल्यू n नॉट बाई 2 रख देंगे तो यहाँ से इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लेंगे। आगे जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक वो है। तो ये हो गया एक n नॉट बाई 2 हाफ लाइफ का। इसके बाद एक एवरेज लाइफ होता है, और दो स्पेशल केस बन रहे होते हैं हमारे पास, 0.37 और 0.63, यानी कि 63% ऑफ एन नॉट कब बचता है और 37% ऑफ एन नॉट कब बचता है। ये एक स्पेशल केस बनता है। ये केस भी हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे जा करके कि ये दोनों केस हमारे कब बन रहे होते हैं। और जो ये वाला ग्राफ है एन नॉट एन डैश इक्वल टू एन नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, इस पे दिमाग मत लगाइए। ये वाले ग्राफ को बस ध्यान रखिएगा, जो ये नीचे डाउन वाला ग्राफ गिर रहा है, ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये जो 63% है, जो 37% है, ये कुछ नहीं, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाते हैं। ये जो एन नॉट है ना, यहाँ पे ये -1 बन जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, टी की वैल्यू 1 बाई लैम्डा हो जाती है। तो इस इक्वेशन में जब पुट करोगे टी की वैल्यू 1 बाई लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा। एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एन नॉट ई टू द पावर -1, इसी को लिख देते हैं एन नॉट बाई ई, इसी को लिख देते हैं एन नॉट बाई ई। तो यही वो 37% होता है। एन नॉट बाई ई की वैल्यू 37% ऑफ एन नॉट होती है। 1 बाई ई की वैल्यू 0.37 होती है, तो वहां से ये आता है, ठीक है। तो ये वो वाला केस है आपका। क्लियर है अब? कोई डाउट नहीं फर्स्ट वाले ग्राफ में? मालिनी बेटा, आपको भी क्लियर है? चलो बढ़िया। आगे बात करते हैं हाफ लाइफ के बारे में। तो जो मेरा टी एच होता है ना, वो हाफ लाइफ को डिनोट करता है। ये क्या होता है, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। जो मैंने आपको अभी बताया कि इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगा, यानी कि जो एन नॉट है, एन नॉट से एन नॉट बाई 2 हो जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर आपका टाइम कितना लगेगा, उसी को हम लोग कहते हैं टी एच हाफ लाइफ। देखो, इफ एट टी इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एन नॉट, ये थोड़ा सा साइड में आ गया है, इसको एन नॉट पढ़ना, एंड
एट टी इज इक्वल टू टी एच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विल बी एन नॉट बाई टू। तो अगर स्टार्टिंग में एन नॉट है तो एन नॉट बाई टू हो जाएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बहुत ही आसान सा तरीका है। देखो, आपका डीके का इक्वेशन क्या था? एन इज इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा टी। मुझे क्या पता करना है? टी हाफ। टी हाफ है, मुझे कंडीशन पता है क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी एन नॉट बाई टू। बस यही चीज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? एन नॉट बाई टू इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। एन नॉट से एन नॉट मेरा कट गया, क्या बचा मेरे पास? हाफ इज इक्वल टू ई के पावर माइनस लैम्डा टी। अब इसको मैं ln को दोनों साइड ln लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ln 1/2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हो जाएगा ये। ठीक है, जब इसको ऊपर करेंगे तो ये टी टू द पावर माइनस वन, माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि ln 2 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा टी, यानी कि टी की वैल्यू आ जाएगी ln 2/λ। और ln 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.693 होती है। कुछ लोग इसको 0.7 भी लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेट। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उस हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। तो टी हाफ की जो वैल्यू होती है, कितना टाइम में हाफ लाइफ होगा, वो होती है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये टी हाफ की वैल्यू है। ये देखिए, यहाँ पे n की जगह एन नॉट पुट किया, एन नॉट बाई टू पुट किया गया है, दोनों साइड एन नॉट कट किया गया है, और टी हाफ की वैल्यू आई है ln 2/λ, 0.693/λ। ये है आपकी फाइनल वैल्यू। तो कभी भी क्वेश्चन में हाफ लाइफ निकालना तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर रख देना है। लैम्डा की वैल्यू, सपोज कीजिए आपको कुछ भी लैम्डा की वैल्यू दी हुई है कि मेरा जो डीके कांस्टेंट है वो 1 है या 2 है, ln 2/2 कर लेंगे, हाफ लाइफ आ जाएगी कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का डीके कितने टाइम में हो रहा होगा, अप टू हाफ ऑफ इट्स नंबर्स। ठीक है, क्लियर है हाफ लाइफ? चलिए, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। मीन और एवरेज लाइफ। मीन और एवरेज लाइफ क्या होती है? इट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल एक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब कि जो टोटल न्यूक्लियाई है उसकी एवरेज एज कितनी होने वाली है, ये वो बताती है। एवरेज एज का सेंस क्या है कि देखो, मान लो मेरे पास 10 न्यूक्लियाई है, ठीक है, या 5 न्यूक्लियाई हैं, 6 हो गए ना, 5। अब जो पहला वाला न्यूक्लियाई है वो तो तुरंत डिके कर जाएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। दूसरा वाला जो न्यूक्लियाई है वो कुछ टाइम बाद डिके करेगा, तीसरा वाला और कम में, चौथा वाला और कम में। तो ऐसे टाइम घटते जा रहा है ना डिके का। बस एवरेज लाइफ यही बताती है कि इन पांचों न्यूक्लियाई को डीके होने में जो टोटल टाइम लगाना वो अप्रोक्सीमेटली कितना है। मान लो ये 5 सेकेंड में हो गया, ये 1 मिनट में हुआ, ये 10 मिनट में हुआ, ऐसे करते करते तो इन सबका जो एवरेज होगा ना वो बताती है हमें कि एवरेज लाइफ कितनी है सारे एक्टिव न्यूक्लियाई की। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ टाइम्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इन अ सैंपल डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल, और फाइनल इसका होता है टी एवरेज इज इक्वल टू 1/λ। इस चीज में उतना दिमाग मत लगाना, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना कि टी ए की वैल्यू होती है 1/λ। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है इसमें कि टी हाफ की वैल्यू होती थी ln 2/λ। चलो मैं इसको इधर दिखा देता हूँ। टी ए का फॉर्मूला हमें पता चल गया कि टी ए का जो फॉर्मूला होता है 1/λ होता है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। अच्छा, टी हाफ का फॉर्मूला हमें पता चल गया है कि ln 2/λ होता है। क्या मैं टी ए और टी एच को उसके टर्म्स में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने लैम्डा को इधर भेजा तो ये आ गया ln 2/th। इस चीज को वहां पुट कर दिया, तो टी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/ln 2/th। यहां से आ गई मेरी टी एवरेज की वैल्यू टी एच बाई
ln2। ठीक है, और जब ये इसको सॉल्व करोगे तो एक स्टेप और आगे लिख लो, ये बनता है 1.44 TH। 1/ln2 1.44, तो 1/1.44 TH। ये हो गई आपकी एवरेज लाइफ की वैल्यू। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, या तो लैम्डा की वैल्यू दे देगा क्वेश्चन में, कहेगा कि बताओ इस पर्टिकुलर डीके के लिए एवरेज लाइफ कितनी होगी न्यूक्लियस की, या फिर हाफ लाइफ दे देगा और कहेगा कि बताओ एवरेज लाइफ कितनी है। तो दोनों फॉर्मूला याद रखिए, दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। एक तो टी ए इज इक्वल टू 1/लैम्डा, और एक टी ए इज इक्वल टू 1.44 TH। ठीक है, हाफ लाइफ क्लियर है सबको को? दीपिका आपको भी क्लियर है बेटा हाफ लाइफ? गुड इवनिंग सपना, बहुत देर से ज्वाइन किया बेटा, ऑलमोस्ट आधी क्लास हो गई, आधा घंटे हो गए हैं क्लास को स्टार्ट हुए हुए। दीपिका आपको क्लियर है बेटा हाफ लाइफ, या दोबारा मैं समझाऊं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, हाफ लाइफ क्लियर है, तो अब आते हैं एक्टिविटी पर। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी डीके रेट होती है। ठीक है, जो हमने वहां पढ़ा था ना हमारी फर्स्ट फॉर्मूला में, कुछ कुछ उसी तरीके से होती है एक्टिविटी भी। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आप पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कि एक्टिविटी और डीके रेट में क्या अंतर होता है। ऑलमोस्ट सेम ही चीजें काम कर रही होती हैं, जो इक्वेशन उसका होता है वही इक्वेशन इसका होता है, बस नाम अलग अलग दे दिए गए हैं, क्योंकि आगे चल करके मतलब जब डीप रिसर्च होती है ना, तो थोड़ा सा अंतर पता चलता है कि रेट में जो डीके है और जो एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस में तो थोड़ा सा अंतर है। हमारे लेवल पे हम इस चीज को सेम ही कंसिडर करके चलेंगे, बस हर जगह अपने फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल क्या होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं या आर से डिनोट करते हैं, जो आपकी मर्जी हो। इसको डीके रेट कहते हैं। डीके रेट क्या होता है? एक रेडियो एक्टिविटी का जो एक जो रेडियो एक्टिव सैंपल का जो डीके प्रोसेस हो रहा है ना, डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा है, वो किस रेट से हो रहा है, उस चीज को कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला हमने पहले से जान रखा है कि रेट को -dn/dt या फिर n लैम्डा से डिनोट कर रहे होते हैं। ये कहां से आया था? अगर आप लोगों को याद हो तो ये पहले वाले कल की क्लास के पहले इक्वेशन से आया था कि -dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। वहां से आया था -dn/dt इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, इसी को हमने रेट कह दिया है, r से डिनोट कर रहे हैं अब। ठीक है, तो रेट तो समझ में आ ही रही होगी, रेट होता है तो रेट क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन का पर टाइम चेंज है। ठीक है, अब देखो r की वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल टू आर नॉट ई के पावर -λt। ये वही वाली इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इस चीज को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको सॉल्व करने से क्या आई थी हमारे पास लास्ट इक्वेशन में? लास्ट इक्वेशन आई थी n इज इक्वल टू n नॉट ई के पावर -λt। यहां पर क्या किया गया है? बस n को r से रिप्लेस किया गया है, n नॉट को r नॉट से रिप्लेस किया गया है, तो बन गया r इज इक्वल टू आर नॉट ई के पावर -λt। ठीक है, जो n था मेरा वो वहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा होता था, r जो है मेरा वो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब जो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो याद करो क्या था? कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ न्यूक्लियस के। बस हमने वही चीज को यहाँ लगाया है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस का इक्वेशन था मेरे पास, क्योंकि रेट और नंबर ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो मैंने हर जगह जहां जहां नंबर ऑफ न्यूक्लियस यूज किया था वहां वहां रेट यूज किया है। तो
जो इनिशियल नंबर था वो एन नॉट था, तो उसका इनिशियल रेट हो गया आर नॉट। जो एट एनी टाइम टी नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन होता है, एट एनी टाइम टी रेट हो जाता है आर। बस उसी सेम फॉर्मूले को नाम को चेंज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमें स्टार्टिंग में बताया गया था कि रेट और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने एक का निकाला और दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलिए, एक्टिविटी ऑफ एनी सैंपल एट एनी इंस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट दैट इंस्टेंट। ये वो पहला वाला लॉ है जो हमने पढ़ा था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वाला। ये वाली चीज, ठीक है। R also decreases exponentially with respect to time, same as the number of active nuclei decreases। तो R का जो ग्राफ है वो भी क्या होगा, वो भी हमारा सेम रहने वाला है एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों एक ही तरीके से काम करेंगे, दोनों का इक्वेशन सेम है, दोनों का जो ग्राफ है वो सेम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रेट डिक्रीज करते रहेगा। जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज करता था वैसे ही रेट भी डिक्रीज करेगा हमारा। यह जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी। मैं एक्टिविटी बोलूं चाहे रेट बोलूं, दोनों चीजों की मतलब सेम ही है। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कीजिए या आर से रिप्रेजेंट कीजिए, दोनों चीजें सेम ही है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ए क्या है आर क्या है, दोनों चीजें सेम है। एक्टिविटी बोलिए या रेट बोलिए, दोनों चीजें सेम ही है। अच्छा, आर इज नॉट अ कांस्टेंट विथ एन एम एंड टाइम। जो आर है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस के साथ, मास के साथ और टाइम के साथ। ये तो ऑफकोर्स हम जानते ही हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस घटेगा वैसे वैसे आर की वैल्यू घटेगी, वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा। तो इसको तो एक्सप्लेन करने का आई डोंट थिंक कोई नीड है। सिमिलरली एक्टिव मास ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। जो एक्टिव मास है ना वो भी रेट की तरह काम करता है। रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास। तो जो जो चीजें रेट में होती है वही वही एक्टिव मास में होती है। मतलब कि अगर आपको एन का चीजें पता है तो आप आर की चीजें बता सकते हैं और आप एम की चीजें बता सकते हैं। तीनों ही एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एम, ये रिलेशन होता है हमारा। तो वही चीज को यहाँ भी लगा दिया गया है। अब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी बेक्यूरल की, कि बेक्यूरल साहब ने पहली बार रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था और उनके नाम पे हमने एसआई यूनिट भी रखा है। तो यहाँ आ गई वो चीज जो मैंने आपको बताई थी। एसआई यूनिट ऑफ रेट जो होती है वो 1 बेक्यूरल होती है। साइंटिस्ट का नाम था बेक्यूरल जिन्होंने पहली बार रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। और वो होता है 1 डीके पर सेकेंड। ठीक है, हर सेकेंड में 1 डीके जो होता है उसको हम 1 बेक्यूरल कहते हैं। और जो दूसरी सबसे कॉमनली यूज्ड है वो है क्यूरी। क्यूरी भी साइंटिस्ट का नाम था, आप लोगों को याद है। क्यूरी जो कपल थे, उन लोगों ने रेडियो एक्टिविटी को और मटेरियल को डिस्कवर किया था, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को। और मैंने आपको बताया था कि क्यूरी कपल की जो डेथ हुई थी, मैरी क्यूरी की, उनकी रेडियो एक्टिविटी की वजह से ही डेथ हुई थी और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए। तो इसलिए उनका भी जो यूनिट है क्यूरी सीआई, उसको बहुत यूज किया जाता है। और सीआई की यूनिट वैल्यू क्या होती है, 3.7 इंटू 10 to the power 10 डीकेज पर सेकेंड। मतलब कि बड़ी यूनिट ये है, ये छोटी यूनिट है। एग्जाम में क्वेश्चंस में दोनों चीजें यूज की जाती हैं। ये तो याद रहता है बच्चों को क्योंकि बहुत आसान है। इसकी वैल्यू कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसकी वैल्यू याद रखिएगा। 1 CI इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 to the power 10 डीकेज पर सेकेंड। ये एक बड़ी यूनिट है। इतना सारा डीके होगा पर सेकेंड में, तब उसको कहेंगे कि 1 क्यूरी का रेट है। रेट हमारा 1 क्यूरी है डीके का। ठीक है, एक्टिविटी का पार्ट क्लियर है सब कोई को? किसी को कोई डाउट एक्टिविटी में? बस नंबर ऑफ न्यूक्लियस में जो जो चीजें करते थे उसी से रिलेट करके काम करना है। चलिए, दीपिका सपना आपको भी क्लियर है बेटा, आप लोग को भी? जो जो हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ा था, वही सेम चीज यहाँ पे उसमें रेट में भी बस कॉपी पेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो रेट है और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं इसमें? दीपिका सपना बताओ बेटा, क्लियर है? क्लियर सर, चलो बढ़िया। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में
जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में हेल्प करेंगी। हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। इतनी चीजें पढ़नी थी इसके अंदर, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं बचा है। अब जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, रटने वाली चीजें हैं। इसको याद रखिए क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, आइए। इन रेडियो एक्टिव सैंपल, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए कन्वर्ट्स इनटू rather स्टेबल सब्सटेंस बी, बी कन्वर्ट्स इनटू मोर स्टेबल सब्सटेंस सी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो, जो रेडियो एक्टिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही होता है ना, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही किस पे बेस्ड है? स्टेबिलिटी पे बेस्ड है। याद कीजिए, सबसे पहली क्लास में आपको क्या बताया गया था कि रेडियो एक्टिविटी कौन शो कर सकता है? जो अनस्टेबल हो। और जो अनस्टेबल है वो रेडियो एक्टिविटी क्यों शो कर रहा है? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। तो अगर कोई रेडियो एक्टिविटी के थ्रू स्टेबल हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर x से y बन रहा है मेरा, तो जो मेरा पेरेंट है वो अनस्टेबल था और जो मेरा डॉटर एटम है वो ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, अगर डॉटर भी अपने आप को स्टेबल करना चाहती है तो वो भी कुछ रिलीज करेगी, तो अब उसके कंपैरिजन में जो उसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो और ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपका ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, बी से सी, सी से डी बन रहा है, तो स्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी सबसे कम। ये सबसे मोस्ट अनस्टेबल होगा, ये मोस्ट अनस्टेबल, और ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था, नीट के एग्जाम में। हालांकि इजी क्वेश्चन था, पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि ए से डी घटता है या डी से ए घटता है। तो याद रखिएगा, स्टेबिलिटी धीरे धीरे आपकी बढ़ रही होती है, घटती नहीं है। ए से डी तक स्टेबिलिटी बढ़ी जा रही है। ए सबसे अनस्टेबल है और जो डी पार्ट है जो सबसे अंत में बना है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, ऑफ कोर्स। और रेडियो एक्टिविटी ऑर्डर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ये क्या है? तो जो रेडियो एक्टिविटी ऑर्डर होती है ना, वो होती है कि आपका जो रेट है रेडियो एक्टिविटी का वो किस में ज्यादा है। तो सबसे पहले जो ए है वो क्या है? सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है वो चाहेगा क्या? कि वो सबसे तेजी से स्टेबिलिटी की ओर जाए। तो ए का जो रेट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। फिर जो बी है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है ए से, तो इसका जो रेट होगा ना वो कम होगा। वो थोड़ा सा कम रेट से चाहेगा कि वो स्टेबल हो। जो सी है वो और कम, जो डी है वो और कम। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो जिसके पास बहुत सारा पैसा है और जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो जो मेरा ए है ना वो बिल्कुल ही गरीब है, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो पैसे कमाने की चाहत सबसे ज्यादा किसके पास होगी? ए के पास होगी। ए चाहेगा कि जितना जल्दी ज्यादा ज्यादा पैसा कमा ले। तो ए की जो ऑर्डर है, जो रेट होगी पैसे कमाने की, वो ज्यादा होगी। अच्छा, अब जो बी है, बी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का। ए सपोज करो, ए जो मेरा है वो एकदम रोड पे रहने वाला बेगर है। ठीक है, अब ए बेगर है, तो ए को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, उसको चाहिए अपना घर, जितना जल्दी जल्दी हो सके वो चाहता है। तो वो बहुत जल्दी रेट में पैसे बनाएगा। जो बी है वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है या मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करता है। उसके पास चीजें हैं रहने के लिए, सफिशियंट नेसेसिटी के लिए। अब वो लग्जरी खोजना चाहता है। जैसे हमारी मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि हमारे पास सब कुछ नीड के हिसाब से है, पर हम चाहते हैं कि हम लोग घूमने जाएं, फॉरेन ट्रिप्स पे जाएं या बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स में खाने जाएं, बड़े अच्छे लग्जरी ब्रांड से शॉपिंग करें। तो हमारा जो रेट है ना वो थोड़ा कम होता है चीजों पे स्पेंड करने का। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेसिक नेसेसिटी है। जो एक बेगर है उसके पास बेसिक नेसेसिटी नहीं है, तो उसकी रेट ज्यादा होती है। ठीक है, फिर जो सी है, सी सपोज कीजिए कि सी आपका एक अपर मिडिल क्लास फैमिली का है, उसकी रेट पैसे बनाने की और स्लो होगी। जो डी है वो बहुत ही अल्ट्रा रिच है, वो तो बहुत ही थोड़ा सा पैसे बनाने की रेट चाहेगा। तो ये ऐसे प्रोपगेट करती है। सबसे कम स्टेबल कौन है? जो सबसे कम गरीब, जो सबसे ज्यादा गरीब है, ए। और सबसे ज्यादा पैसे बनाने की चाहत उसके पास है। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? डी। सबसे ज्यादा पैसा उसके पास है और उसके पैसे बनाने की चाहत सबसे कम है। इस चीज से याद रखिएगा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे है और रेडियो एक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? ऑफ कोर्स जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है और जो रेट ऑफ डीके है वो बराबर हो जाता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि एक तरफ से बन रहा है, एक तरफ से डीके हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है
तो जिस जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से डिके हो रहा है। 50 मॉलिक्यूल बन रहे हैं आपके, 50 मॉलिक्यूल डिके होते जा रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम का केस होता है। इस पर उतने फोकस करने की जरूरत नहीं है, स्टेबिलिटी और रेडियो एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, ये सबको क्लियर है? स्टेबिलिटी और रेडियो एक्टिविटी का रेट कैसे प्रोपगेट करता है ए टू बी टू सी टू डी, कोई डाउट नहीं इसमें? दीपिका, मालिनी, आप लोग को भी क्लियर है बेटा? मालिनी तो, सॉरी, दीपिका और सपना, आप लोग को क्लियर है बेटा? चलिए, अब लास्ट पार्ट पे आते हैं चैप्टर के, जिससे जो मैंने आपको बताया था यूजेस के बारे में, जिससे क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, ये फेवरेट पार्ट होता है, क्योंकि बाकी बच्चे सब वहां तक पढ़ के जाते हैं, पर जो एग्जामिनेशन होता है ना, ये सारे एग्जामिनेशन सिलेक्शन के नहीं, रिजेक्शन के एग्जामिनेशन है। अगर आपके 16 लाख बच्चों में से 16,000 का सिलेक्शन हो रहा है, 16,000 में मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 10,000 या 5,000 कुछ सीट्स होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो अगर इतने कम सिलेक्शन रेशियो है ना, 1% या 0.5%, तो ये एक रिजेक्शन का गेम बन जाता है। रिजेक्शन मतलब वो चाहेगा कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हों, तो जो आगे का पार्ट है वो सबको को पता होता है कि इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ के आते हैं। जो डिफाइनिंग पार्ट होता है वो यही सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, लोग मिस कर जाते हैं। तो इस पार्ट को मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने जो अपना जेई का एग्जाम दिया था, इस पार्ट से क्वेश्चन आया है 3 बार मेरे एग्जाम में लगातार। जेई के एग्जाम तो आप लोग जानते होंगे कि साल में 2 बार होते हैं, तो मैंने जो 3 अटेम्प्ट दिए थे, तीनों अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन आते थे इस चीज से। तो इस पार्ट पे स्पेसिफिकली फोकस कीजिएगा। समझाने वाला ज्यादा कुछ नहीं है, बस मैं रीड कर दूंगा, ये आपको मेमोराइज करना होगा। अच्छा, मेमोराइज कैसे कीजिएगा? इसको लिख करके कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे रख लीजिए, या फिर अपने टेबल के पास टांग लीजिए, आते जाते याद हो जाएगा। देखो, मेडिसिन में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, आइसोटोप्स की यूजेस कहाँ कहाँ होती हैं? जो टेस्टिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें आपका क्रोमियम का यूज होता है। ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टिंग में मरकरी का यूज होता है, याद रखिएगा। अच्छा, ये नहीं भी याद रखोगे ना एटॉमिक नंबर, एटम याद रखना कि कौन से एलिमेंट का यूज होता है। क्रोमियम का यूज किस में होता है, ब्रेन ट्यूमर का यूज किस में होता है। कभी भी एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि आपको एचजी के चारों ऑप्शन दे देगा, उतना टेंशन की बात नहीं है। बस एलिमेंट याद रखना कि कौन सा एलिमेंट कौन सी जगह पे यूज किया जाता है। तो क्रोमियम जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन की टेस्टिंग में यूज किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर के डिटेक्शन में आपकी मरकरी का यूज होता है। थायराइड टेस्टिंग और थायराइड कैंसर में आयोडीन का यूज होता है। ये तो आई गेस मोस्ट लोगों को पता होगी, आप लोग मेडिकल बैकग्राउंड से, तो आप लोग को और पता होना चाहिए कि थायराइड किस लिए होती है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हो जाती है, थायराइड में कैंसर होता है जो लोगों को आयोडीन की कमी के कारण होता है। जो थायराइड के पास बड़ा सा बम्प बन जाता है, आप लोगों ने अपनी मेडिकल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ऐसे यहाँ पे थायराइड के पास बड़ा सा बम्प बन जाता है लोगों का थायराइड कैंसर में, तो वो आयोडीन की कमी से होता है। तो आई गेस आपको याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। कैंसर का जो क्योर होता है वो कोबाल्ट किससे होता है, ये भी आई गेस आप लोगों को याद होगा। ये भी बहुत फेमस एग्जांपल है कि कैंसर में कोबाल्ट का यूज किया जाता है कैंसर के क्योरिंग में। ये अंतर याद रखना, ये थायराइड कैंसर है, ये जनरल कैंसर है। जो कीमोथेरेपी होती है ना, कीमोथेरेपी में कोबाल्ट का यूज किया जाता है, और ये स्पेसिफिकली आयोडीन थायराइड कैंसर में बस यूज होता है। अच्छा, ब्लड कैंसर में क्या यूज होता है? सोडियम और गोल्ड का यूज किया जाता है ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए। आर्कियोलॉजी में किसका यूज किया जाएगा? कार्बन का। ऑफ कोर्स, कार्बन डेटिंग से ही सब कुछ पता चलता है कि कौन सा जो एलिमेंट या कोई मॉन्यूमेंट मिला है वो कितना पुराना है, कितने ईयर्स बैक में है, वो कार्बन डेटिंग से पता चलता है। तो ये भी आप लोगों को याद होगा, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अर्थ और मेटियोर्स को डिफाइन करने के लिए पोटेशियम और यूरेनियम का यूज किया जाता है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट पे आए, फॉर प्रोटेक्टिंग पोटैटो फ्रॉम अर्थवर्म, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या यूज है? अर्थवर्म और पोटैटो की जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोबाल्ट का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल रेन्स, सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो आर्टिफिशियल रेन्स
उससे कराया जाता है। और फर्टिलाइजर्स में आपका फॉस्फोरस यूज होता है, ये आप लोगों को पता होगा, फर्टिलाइजर्स में हमारे फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। सल्फर और फॉस्फोरस के जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बनाए जाते हैं वो फर्टिलाइजर्स में यूज किए जाते हैं। तो यही कुछ बेसिक्स थे, 3-4 तो आप लोगों को याद होंगे, बाकी के 4-5 याद करने होंगे, तो इनको जरूर से याद कर लीजिएगा। हो सकता है ये आपके एग्जाम में डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाए सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में। ठीक है, क्लियर है सब कोई को? मालिनी, दीपिका, सपना, क्लियर है बेटा? पूरा चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ ले, कोई आज की क्लास में या पूरे चैप्टर में आगे पीछे कहीं भी कोई डाउट हो, चैप्टर खत्म हो चुका है। एक क्लास में पीवाईक्यूज बस लूंगा थोड़ा सा, नेक्स्ट वीक में एक पीवाईक्यू की क्लास ले लूंगा। बाकी पार्ट सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को?